हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल छोटे क्रैकर्स पर। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार पर चर्चा किया था, जिसमें हमने ये जाना था वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण क्या होते हैं, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि किसे कहते हैं। उसमें हमने ये भी जाना था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। तो अब हम ये जानेंगे कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होती है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। तो अब हम जान लेते हैं कि शब्द जो होता है, ये भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई जो है वो शब्द है। तो अब हम शब्द को देख लेते हैं कि शब्द किसे कहेंगे, शब्द क्या होते हैं। तो शब्द उसे कहते हैं एक या एक से अधिक वर्णों के या अक्षरों के मेल से बने स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हम कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, रमेश, अखिलेश, नदी, संजीव इत्यादि। यहाँ तक तो हमने जान लिया शब्द क्या होता है। अब हम शब्दों के भेद देखते हैं कि शब्द किस आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों का भेद किन किन आधारों पर किया जाता है। तो मुख्यतः दोस्तों, वैसे तो हम जान लेते हैं शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, सार्थक एवं निरर्थक शब्द। सार्थक एवं निरर्थक शब्द। अब हम ये तो मुख्यतः शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द। अब हम शब्द के भेद देख रहे हैं जो मानव व्याकरण में माने जाते हैं। तो ये जो हम शब्द के भेद देख रहे हैं, ये सार्थक शब्द के भेद ही देखेंगे। सार्थक शब्द के कितने कितने भेद होते हैं, किस किस आधार पर इनका वर्गीकरण किया जाता है। तो पहला हम देखते हैं वो शब्द का भेद किस आधार पर किया जाता है, प्रयोग के आधार पर अथवा इसे रूप के आधार पर भी करते हैं। प्रयोग अथवा रूप के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग और रूप के आधार पर शब्दों के मुख्य दो भेद होते हैं, विकारी शब्द एवं अविकारी शब्द। इसमें विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया। प्रयोग के आधार पर शब्द का दूसरा भेद है अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक शब्द आते हैं। अब दूसरा शब्द का भेद हम देखते हैं। दूसरा जो ये शब्द का भेद दूसरे आधार पर किया जाता है, वो है रचना या बनावट के आधार पर। तो रचना और बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द एवं योग रूढ़ शब्द। तीसरे आधार पर हम देखते हैं तो तीसरा आधार है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब यह है कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे तत्सम शब्द हो देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। विदेशज शब्द को हम आगम शब्द कहते हैं। और तत्सम को जान लेते हैं, तत्सम शब्द क्या है। दोस्तों, इसमें दो शब्द हैं तत्सम में, तत्सम तत् और सम से मिलकर के बना। तो तत् का मतलब होता है वह अथवा उस, सम मतलब समान, उसके समान अर्थात संस्कृत के समान, अर्थात जो शब्द सीधे के सीधे संस्कृत से हिंदी में ग्रहण कर लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय हो गया, ऐसे और भी शब्द हैं जो कि तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। तद्भव शब्द भी दो शब्दों से मिलकर के बना है, तत् और भव। तत् का मतलब होता है उससे और भव मतलब होता है उत्पन्न होना। तो उससे उत्पन्न होना अर्थात जो शब्द संस्कृत शब्दों के विकार से बने हैं, संस्कृत शब्दों में परिवर्तन से बने हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं।
तीसरा शब्द है देशज शब्द। ऐसे शब्द जो हमारे स्थानीय स्तर पर प्रचलित थे एवं उनका प्रयोग साहित्य में या हम कह सकते हैं पढ़ने में किया जाता है, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। अगला आता है विदेशज शब्द। विदेशज ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना, विदेश एवं जय। विदेश का मतलब वह है जो हमारे देश का ना हो यानी दूसरे देश का हो, और जय मतलब जायमान अर्थात उत्पन्न हुआ। तो ऐसा शब्द जो किसी दूसरे देश में उत्पन्न हुआ, जिसकी रचना जिसका प्रयोग किसी दूसरे देश में शुरुआत हुआ, लेकिन उसे हमारे देश में भी हमारी भाषाओं में भी ग्रहण कर लिया गया, उसे विदेशज शब्द कहते हैं। इसी कारण से विदेशज शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं, यानी दूसरे देश से दूसरे लैंग्वेज से ग्रहण कर लिया गया है, इस प्रकार से आगत शब्द कहते हैं। तो दोस्तों अब हम देख रहे हैं विकारी शब्द। अब हम जान लेते हैं विकारी शब्द क्या होते हैं। तो विकारी शब्द वे होते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उसके रूप में अर्थात शब्द के रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब हम संज्ञा को स्पष्ट करते हैं। संज्ञा क्या है? तो जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, किसी व्यक्ति, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं, वे संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे राम हो गया, ये नाम ही है, तो संज्ञा का वास्तविक अर्थ ही नाम होता है। तो राम, भरत, मोहन इत्यादि ये संज्ञा शब्द हैं। हिंदी में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा एवं समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों अब हम संज्ञा को स्पष्ट करते हैं। जैसा कि हमने जान ही लिया है कि संज्ञा किसे कहते हैं। अब किन किन संज्ञाओं के अंतर्गत, जैसे संज्ञाओं के 5 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर क्या क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या आता है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है, इनको हम बारीकी से स्पष्ट करेंगे। तो पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे किसे, इसे हम जान लेते हैं। तो जो शब्द एक ही व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुनील कोई नाम हो गया, भारत देश कोई नाम हो गया, गंगा एक नदी का नाम हो गया, काला सागर एक समुद्र का नाम हो गया, रामायण एक पुस्तक का नाम हो गया, हिमालय पर्वत का नाम हो गया, सोमवार दिन का नाम हो गया, बक्सर का युद्ध ये एक नाम हो गया। दोस्तों इसमें गौर करने की बात एक ये है कि जैसे हमने गंगा कहा, तो गंगा एक नदी का नाम है, गंगा से केवल एक नदी का बोध हो रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम यही गंगा ना कह करके अगर हम नदी कहते हैं, तो नदी से बहुत सारी नदियों का बोध होता है, तो ये नदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। इसी प्रकार से काला सागर एक नाम है, काला सागर को अगर बोले तो काला सागर एक समुद्र का बोध करा रहा है, अतः यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम सागर लिख देंगे, केवल सागर, तो ये बहुत सारे सागर समुद्र का बोध कराएगा, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से हिमालय भी है, हिमालय से केवल एक पर्वत का बोध हो रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। अगर हम केवल पर्वत कहते हैं तो उससे बहुत सारे पर्वतों का बोध होने लगेगा, हम कोई भी एक पर्वत उसमें से समझ सकते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जा रहा है। तो अब हम जातिवाचक संज्ञा को स्पष्ट कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा तो स्पष्ट हो ही गई। अब हम जातिवाचक संज्ञा देखते हैं। तो जिनसे या जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो,
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसा हमने थोड़ा सा स्पष्ट कर लिया जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जिनसे एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, अब हम नदी शब्द कह रहे हैं तो इस नदी शब्द से हम कोई भी एक नदी समझ सकते हैं या कई नदियों को समझ सकते हैं। तो ये नदी कहने से हमको एक नदी जात, एक प्रवृत्ति यानी कि एक क्षेत्र बना हो जिससे पानी बह रहा हो उसका बोध होता है, तो वो नदी अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती है। इसी प्रकार से सागर आ जाता है। सागर मतलब जल का एक विस्तृत क्षेत्र, सागर कोई भी सागर आ सकता है। अगर हम वही कोई एक सागर कह दें जैसे हिंद महासागर तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर केवल सागर कहते हैं या समुद्र कहते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से पुस्तक है, अगर हम केवल पुस्तक कहते हैं तो पुस्तक शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगर हम किसी पुस्तक का नाम ले लें जैसे रामायण ले लें या ऋग्वेद ले लें तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। पर्वत, पर्वत जैसा कि अभी हमने स्पष्ट नहीं किया जातिवाचक संज्ञा में कि अगर हम केवल पर्वत कहते हैं तो पर्वत से कई सारे पर्वतों का बोध होता है, एक ही प्रकार की कई आकृतियों का बोध होता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम किसी विशेष पर्वत का नाम ले लेते हैं जैसे हिमालय हो गया या कोई और भी पर्वत हो गया तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से युद्ध, अगर हम युद्ध कहते हैं तो युद्ध कहने से इस जातिवाचक संज्ञा का बोध होगा। लेकिन अगर हम किसी युद्ध का नाम ले लेते हैं जैसे पानीपत का युद्ध, तराइन का युद्ध, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। लड़का, लड़का कहते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी लड़के का नाम जैसे हमने यहाँ सुनील लिखा था तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से कुत्ता हो गया, राज्यपाल, राज्यपाल भी एक पद होता है तो ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। प्रधानमंत्री, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कहने से हम बहुत सारे ज्वालामुखी एक संरचना, ज्वालामुखी शब्द कहने से एक संरचना का बोध होता है। वो संरचना अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगर हम किसी विशेष जैसे फोटोपैक्सी इत्यादि ज्वालामुखी को देखते हैं तो जिनसे एक का बोध हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जंगल हो गया, ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। पशु, पक्षी और वकील इत्यादि ये शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जातिवाचक संज्ञा में अधिकतर प्रशासनिक एवं राजनीतिक पद और पशु पक्षियों के नाम ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को। तो जिन शब्दों से किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, जैसे कोई भी धातु ले लें सोना, चांदी, नीले इत्यादि, तो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल, गेहूं, धान, चावल इत्यादि ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत मुख्यतः माप तौल की वस्तुएं ही आती हैं। अगला हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। जैसे बुढ़ापा शब्द को हम ले लेते हैं तो बुढ़ापा से किसी व्यक्ति के किसी एक विशेष अवस्था का बोध हो रहा है तो ये बुढ़ापा शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। इसी प्रकार से मोटापा, ये किसी व्यक्ति की दशा को दर्शाता है कि वो शारीरिक तौर से ज्यादा मोटा है तो मोटापा। बचपन, मिठास, मन्नत, धार्मिक, यानी जिन शब्दों से हमें किसी एक भाव का बोध हो, भाववाचक संज्ञा से ही तात्पर्य हो जाता है कि किसी एक भाव का बोध हो
उसे हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। बंधुत्व, मित्रता का भाव, भाईचारे का भाव, ईमानदारी, ये भी एक प्रकार से हमारी भावना ही होती है किसी के प्रति, तो वो भी एक भाव ही है। बेईमानी, सुंदरता, शान, हाँ ये भी तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा भाव का बोध कर रहे हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला हम देखते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो जिन शब्दों से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे संसद। दोस्तों हम संसद शब्द को देखते हैं तो संसद में कई व्यक्ति होते हैं, कई हमारे चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, तो वहाँ लोगों का संसद में लोगों का सम्मिलन होता है, कई सदस्य होते हैं, तो संसद जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद में भी एक नहीं अनेक सदस्य होते हैं, तो इस प्रकार से सदस्यों का समूह होता है, तो ये भी समूहवाचक संज्ञा है। पुस्तकालय, पुस्तकालय में कई सारी वस्तुएं रखी होती हैं, कई सारी वस्तुओं का समूह होता है, तो इस प्रकार से पुस्तकालय शब्द भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। और भीड़, गिरोह इत्यादि तो समूह होता ही है। कक्षा, कक्षा में एक ही बच्चा नहीं होता, अनेक शिक्षार्थी विद्यार्थी होते हैं। इसी प्रकार से सेना, सेना शब्द जब हम कहते हैं तो इससे एक पूरी फौज, एक टीम का बोध होता है, जिसमें हमारे योद्धागण जो कि सीमा पर लड़ने वाले होते हैं उनका बोध होता है। मंडल कई लोगों का होता है, और ढेर, ढेर से तात्पर्य समूह से ही है, तो इस प्रकार से ये सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों आज हमने विकारी शब्द के अंतर्गत, विकारी शब्द जैसा कि हमने जाना 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। तो हमने आज संज्ञा शब्द के अंतर्गत वो विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा को स्पष्ट किया कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अगली क्लास में हम विकारी शब्द के अगले भी सर्वनाम पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, इन बिंदुओं को समझें, जो ना समझ में आए उसे कमेंट करके पूछें, हमारे तरफ से उत्तर देने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए धन्यवाद।